आप सभी का एडुअर्बर पर स्वागत है। मैं चेतन सिंह आपकी 12वीं की फ़िज़िक्स के साथ उपस्थित हूँ। हम लोग प्रतिरोधों के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रतिरोधों की निर्भरता किन चीज़ों पर होती है, टेम्परेचर पर इसकी किस तरह से निर्भरता होती है, उस चालक तार की लंबाई पर, उसके क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल किस तरह से ये निर्भर करता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। अब देखिए ये विद्युत ऊर्जा सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है। देखिए जब आप किसी भी चालक में धारा का प्रवाह करते हैं तो प्रति सेकंड आपका आवेश प्रवाहित होता है। आपका आवेश प्रवाह के कारण प्रति सेकंड आपका धारा का प्रवाह हो रहा होता है। जब आवेश आपका प्रवाहित हो रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन जो एट रैंडम मोशन कर रहे थे उस चालक तार में, आपने उस चालक तार के सिरों को किसी बैटरी से जोड़ दिया, मतलब उसके सिरों पर एक आपने विभवांतर स्थापित कर दिया। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनको एक अपवाह वेग मिलता है, एक उनको अनुगमन वेग मिलता है जो कि एक नियत वेग होता है। और ये इस स्थिति में उस चालक के धनायनों से टकराते हैं और बार बार टकराने के कारण अपनी ऊर्जा खोते हैं। तो जो हम बैटरी से इनको ऊर्जा देते हैं वह टक्कर के कारण ये खोते रहते हैं। तो जब बार बार टक्कर होता है तो टक्कर के कारण तार गर्म हो जाता है, मतलब तार में ऊष्मीय ऊर्जा ये प्राप्त हो जाती है और बैटरी से ऊर्जा आपका बार बार तार में जा रहा है जिसे हम खो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आवेश ये तार में जा रहा है वही उस तार द्वारा क्षय वैद्युत ऊर्जा होगा। वो वैद्युत ऊर्जा का हम लोग निर्धारण करते हैं और इसका हम लोग उपयोग कहाँ कर रहे हैं, जैसे तार के गर्म होने का, जैसे आप प्रेस यूज़ करते हैं, आप हीटर यूज़ करते हैं, आप टोस्टर यूज़ करते हैं, आप पानी गर्म करने के लिए गीज़र यूज़ करते हैं। इस तरह से आप गर्म करने के लिए जितने भी उपकरण यूज़ कर रहे हैं उसका हम लोग सीधे ये यूज़ करते हैं कि विद्युत ऊर्जा को हीट एनर्जी में हमने कन्वर्ट किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि देखिए किसी तार में Q आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में किया गया कार्य, जो किया गया कार्य है उस तार में वे विद्युत ऊर्जा है, जबकि सिरों का विभवांतर V हो। मतलब आवेश ये कार्य कर रहा हो तभी कार्य करेगा जब चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित किया गया हो, और जब एक विभवांतर स्थापित होगा तो ये Q आवेश उस चालक तार में कार्य कर रहा होगा। यही किया गया कार्य उस चालक तार की वैद्युत ऊर्जा होगी या वैद्युत ऊर्जा होगी। अब हम मान लेते हैं कि I एम्पियर की धारा ये t सेकंड तक उस चालक तार में प्रवाहित हो रही है और बैटरी के सिरों के बीच जो लगाया गया विभवांतर है ये V वोल्ट है। तो t सेकंड में चालक में बहने वाली जो आवेश है वो कितनी होगी, Q बराबर IT। ये हम सूत्र जानते हैं, Q बराबर IT। अब देखिए ये जो धारा बह रही है t सेकंड में, तो Q आवेश को तार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में किया गया कार्य, ये हम लोग निकाल रहे हैं। जैसे ये तार है और हमने इस चालक तार में मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, ये R रेजिस्टेंस आपने ले लिया और बैटरी से इसको जोड़ दिया गया, ये अपने बैटरी से इसको जोड़ दिया, प्लस हुआ। इस तरह से I एम्पियर की इसमें धारा बह रही है, V वोल्ट है, तो इस चालक तार के सिरों के बीच का वोल्टेज V हो गया। तो जो कोई भी Q आवेश, जैसे धारा इसमें बह रही है, इसका मतलब Q आवेश जा रहा है इसमें, तो Q आवेश इस V विभवांतर के कारण इस पर जो किया गया कार्य हुआ वो कितना हो गया, W बराबर QV। यही W बराबर QV जिसको हम जूल में व्यक्त करेंगे, यही किया गया कार्य हुआ और यही किया गया कार्य ही वैद्युत ऊर्जा है। अब इसी के द्वारा हम सूत्र को अन्य रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त कर सकते हैं, जैसे यहाँ हमको पता Q बराबर IT, तो Q की जगह पे हम IT लिख दें। Q की जगह पे अगर हम IT लिख दें और V हमने लिख दिया तो W बराबर VIT, ये भी जूल में। तो इस तरह से हम एक सूत्र मिल सकता है QV, एक सूत्र हमको मिल सकता है जो किया गया कार्य होगा, जो वैद्युत ऊर्जा हुआ वो VIT
दूसरा हमने इक्वेशन लिख दिया। अब ये ओम का नियम का पालन तो करेगा। जैसे यदि चालक तार का प्रतिरोध R है तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR, ये V बराबर IR, तो V की जगह पे हम IR लिखते हैं। देखिए इसमें V की जगह पे IR लिख दिया गया और इंटू IT हुआ, I का मल्टीप्लिकेशन I स्क्वायर RT हो गया। तो यहाँ किया गया कार्य I स्क्वायर RT, ये भी जूल ही है। ये हम तीसरा इक्वेशन मान ले रहे हैं। तो I के रूप में यहाँ हो गया, यहाँ वोल्टेज के रूप में हुआ, यहाँ वोल्टेज और चार्ज के रूप में हो गया। और यदि हम I के रूप में नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ वोल्टेज और रेजिस्टेंस के रूप में चाह रहे हैं, तो I बराबर V बाई आर, यहाँ से हम लिख सकते हैं I बराबर V बाई आर। I की जगह पे यही मान हम V बाई आर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। देखिए I की जगह पे V बाई आर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया और RT हमने लिख दिया। इस R से एक R कैंसिल हो गया तो V स्क्वायर बाई आर इंटू टी हो गया, ये भी जूल में। इस तरह से आपको एक समीकरण मिला। यही जो किया गया कार्य है, समीकरण 1, 2, 3, 4 है ना। तो इस तरह से ये जो सब आपको मिल रहे हैं, ये किया गया कार्य, ये समीकरण में ये किया गया कार्य, यही किया गया कार्य क्या है, वैद्युत ऊर्जा है। यही किया गया कार्य क्या है, वैद्युत ऊर्जा है। यदि इसको आप कैलोरी में व्यक्त करना चाहें तो 4.2 या 4.18 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो यही सारे इक्वेशंस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैलोरी में। आप देखिए इसको हीट एनर्जी के रूप में हम लिख सकते हैं, जिसको आप कैलोरी के रूप में व्यक्त करते हैं, तो W बाई 4.2 या 4.18। तो सभी W के ये मान समीकरणों से रख दिए जाएं, तो यहाँ से आपको मिल रहा है QV बाई 4.2, यहाँ से आपको मिल रहा है VIT बाई 4.2, यहाँ से आपको मिल रहा है I स्क्वायर RT बाई 4.2, यहाँ से आपको मिल रहा है V स्क्वायर बाई 4.2 इंटू T बाई R। ये सब कैलोरी में हो गए। अब हम जानेंगे कि वैद्युत शक्ति क्या है। वैद्युत शक्ति अगला हमारा टॉपिक था। वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति में पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या है। अब मैकेनिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि कार्य करने की दर शक्ति है, मतलब P बराबर W बाई टी। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भी लागू है। किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। सूत्र भी हमने वही देखिए लिखा है, P बराबर W बाई टी। अब W का यही मान इन समीकरणों से हम लिख देते हैं। तो क्या है, हर जगह से T कैंसिल हो जाएगा, T हट जाएगा, आपका हो गया QV बाई टी। यहाँ तो T था नहीं, तो पहले समीकरण से हो गया QV बाई टी। दूसरे से देखिए TT कैंसिल तो VI, यहाँ VI हो गया। यहाँ से आपको मिल गया I स्क्वायर R, तो P बराबर I स्क्वायर R। यहाँ से आपको क्या मिल गया, V स्क्वायर बाई R, V स्क्वायर बाई R। अब देखिए ये जो सूत्र हमको मिल रहा है P बराबर W बाई टी, इससे हम शक्ति का मात्रक क्या लिखते हैं, वाट। और एक वाट कितना हो गया, W आपका जूल में हो गया और T आपका सेकंड हो गया, तो जूल प्रति सेकंड ही वाट है। इस सूत्र से हो गया। ये कौन सा सूत्र आपका था, ये P बराबर W बाई टी से, कि आपका एक वाट कितना हो गया, जूल प्रति सेकंड हो गया। अच्छा दूसरा आप देखिए P बराबर VI, एक सरल सा सूत्र आपको मिल रहा है, क्या, P बराबर VI। तो P आपका पावर हो गया वाट, और V आपका वोल्टेज हो गया वोल्ट, और I हो गया एम्पियर। तो वोल्ट और एम्पियर का जो गुणनफल होता है ये भी आपका वाट कहलाता है। वोल्ट और एम्पियर का गुणनफल ये भी वाट है। वाट के और बड़े मात्रक भी हैं। देखिए जो वैद्युत शक्ति के रूप में हम लोग यूज़ कर रहे हैं वाट, जैसे 1 किलोवाट, 1 kW हम कहते हैं, ये 1000 वाट मतलब 10 टू द पावर 3 वाट। 1 मेगावाट अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं, 1 MW, ये 10 टू द पावर 6 वाट। यांत्रिकी में हम लोग जो शक्ति होता है केवल ये यांत्रिकी के लिए लागू होगा, ये दोनों तो वैद्युत शक्ति के लिए भी लागू है। और यांत्रिकी के लिए ये होता है अश्व शक्ति। क्या होता है, हार्स पावर। आप लोग गाड़ियों के बारे में जानते होंगे, तो गाड़ियों का पावर हम लोग हार्स पावर के रूप में व्यक्त करते हैं। एक हार्स पावर जो होता है वो 7
746 वाट, 746 वाट के तुल्य होता है। देखिए एक यहाँ जूल का नियम के नाम से जाना जाता है, वो बहुत छोटा सा हमारा एक नियम है। क्या है कि एक धारावाही तार में एक निश्चित ताप पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो जब टेम्परेचर आपका निश्चित होगा तो उस समय आपके तार का प्रतिरोध ये नियत होगा, आपका प्रतिरोध तार का कांस्टेंट होगा। ऊष्मा के उत्पन्न होने की दर, ऊष्मा के उत्पन्न होने की दर ये धारा के वर्ग के समानुपाती होता है और तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। कहाँ से आपको मिला? जैसे यहाँ से अगर हम ले लें, आप H बराबर आई स्क्वायर आर टी ये अगर ले रहे हैं तो T से आप डिवाइड कर दीजिए तो ऊष्मा उत्पन्न होने की दर हो गई, आई स्क्वायर आर आपको मिला। जैसे यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि H बराबर आपका हुआ, मान लीजिए कैलोरी में हम नहीं भी व्यक्त कर रहे हैं, H लिख रहे हैं तो आई स्क्वायर आर टी ये हुआ। T से हमने यहाँ डिवाइड कर दिया तो ऊष्मा उत्पन्न होने की दर हो गई। R आपका कांस्टेंट है क्योंकि आपने ताप को निश्चित कर दिया है, तो ये ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, यहाँ हमको H/T लिखना चाहिए था, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर मतलब समय के सापेक्ष। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया? H/T इज प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर। और ऐसे ही जब हम वोल्टेज वाला फार्मूला लगाएंगे तो यही चीज़ हमारा हो गया H/T ये इक्वल्स टू बी, आप यहाँ से देखिए क्या हो गया, V²/R, ये आपका हो गया V²/R। फिर आपका ये R कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि H/T इज प्रोपोर्शनल V²। यही दोनों जो नियम हैं ये जूल का नियम कहलाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक धारावाही तार में एक निश्चित ताप पर मतलब R कांस्टेंट होगा, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर धारा के वर्ग के मतलब आई स्क्वायर के अथवा तार के सिरों के बीच विभवांतर के वर्ग V² के अनुक्रमानुपाती होता है। H/T इज प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर और H/T इज प्रोपोर्शनल V², जबकि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए R कांस्टेंट है। अब इसका हम लोग एक वो देखते हैं व्यवहारिक मात्रक जिसको हम किलोवाट घंटा कहते हैं, बोर्ट्रेड ऑफ यूनिट कहते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। व्यवहारिक मात्रक है वो है हमारा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा क्या है? देखिए नाम से ही पता है किलोवाट और फिर घंटा, तो इसका मतलब हुआ कि 1 किलोवाट घंटा, इसको हम लोग यूनिट भी कहते हैं। इसका पूरा नाम बोर्ट्रेड ऑफ यूनिट है। ये किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ऐसा कदापि ना आप समझें कि वाट के कारण ये शक्ति का मात्रक हो गया, नहीं। किलोवाट घंटा अगर लिखा है या यूनिट लिखा हुआ है तो ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक होगा। ये है क्या विद्युत ऊर्जा का मात्रक? किसी परिपथ में 1 घंटे में क्षय होती है कौन सी ऊर्जा? वैद्युत ऊर्जा, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति है। अगर परिपथ में 1 किलोवाट की वैद्युत शक्ति है तो 1 घंटे में क्षय होने वाली ऊर्जा कितनी होगी? 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट शक्ति किसी वैद्युत परिपथ में लगी हुई है तो 1 घंटे में क्षय होने वाली विद्युत ऊर्जा की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होगी, जिसको आप एक यूनिट भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि किलोवाट घंटा का जूल में कितना मान होता है। तो 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट को हम लिख सकते हैं 1000 वाट और घंटा को लिख सकते हैं 60 × 60 सेकेंड। मतलब एक बार 60 से गुणा किया मिनट हो गया, फिर 60 से गुणा किया तो सेकेंड हो गया। इसको हम एक साथ कर दें तो देखिए 6 और 6 का गुणा 36 और 3 और 2 ये 0, तो 10⁵ एक दशमलव लगाएंगे तो 10⁶ हो गया। तो वाट इंटू सेकेंड, और वाट और सेकेंड आपका क्या है? जूल। तो 3.6 × 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में आपके
3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब परिपथ में जो व्यय ऊर्जा है इसको हम यूनिटों की संख्या में व्यक्त करना चाहते हैं, तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो परिपथों में जो व्यय ऊर्जा होगी वो विद्युत ऊर्जा होगी आपकी। विद्युत ऊर्जा को हम W से लिखते हैं। तो W बराबर, जैसे हम जानते हैं ना कि P बराबर होता है W/T, तो W बराबर आपका यहाँ से क्या आ गया, W बराबर P इंटू टी। P इंटू टी मतलब पावर और टाइम, इनका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ हमने लिख दिया कि विद्युत शक्ति आपका P हो गया और समय आपका T हो गया। तो P, ये P बराबर VI होता है। P बराबर VI, हमने शक्ति पावर की जगह पे VI लिख दिया और VI आपका पावर ये वाट में हो गया। और टाइम जो समय है, चूँकि हम किलोवाट घंटा में चाह रहे हैं तो समय को हम घंटे में ले लें। अब आप देखिए VI, इसको 1000 से अगर हम भाग दे देते हैं तो वाट किस में कन्वर्ट हो गया, किलोवाट में, और इंटू टी आपका घंटा हो गया। तो VIT, यहाँ वाली टी यहाँ कर दिए, बटा 1000, ये हो गया किलोवाट घंटा, और यही किलोवाट घंटा जिसको आप यूनिट कहते हैं। तो ये यूनिट हो गया। यूनिटों की संख्या के लिए हम क्या लिख सकते हैं, V किस में है आपका, वोल्ट में, I किस में है, एम्पियर में, और T किस में है, घंटा में, और बटा आपका 1000। तो वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा बटा 1000, एक सूत्र ये हम यूज करेंगे यूनिटों की संख्या के लिए। अब वोल्ट और एम्पियर का गुणनफल आपका, वोल्ट V और एम्पियर I का गुणनफल आपका क्या हो गया, वाट, ये आपका वाट हो गया। तो आपका क्या हो गया, वाट गुणे घंटा बटा 1000, हम इसका भी यूज़ करते हैं। तो ये जानिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किलोवाट घंटा, और किस तरह से हम इसको यूनिट में बदल सकते हैं, यूनिटों की संख्या हम किस तरह से लगा सकते हैं। अब एक चीज़ ये हम लोगों को जानना है कि प्रतिरोध जो हम लोग यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो हम प्रतिरोध यूज़ करते हैं, वो प्रतिरोध बहुत कम से लेकर के और बहुत ज़्यादा तक, कई मेगावाट, कई मेगा ओम तक होते हैं। ठीक है, ये प्रतिरोध। अब अगर हम किसी तार का ये प्रतिरोध बनाते हैं, किसी चालक तार का, तो बहुत लंबा तार हो जाएगा और बहुत जगह भी लेगा, उसको लपेट करके एक जगह करने में बहुत ज़्यादा जगह भी लेगा। तो इसलिए आवश्यकता ये पड़ी कि प्रतिरोधों को हम ज़्यादा बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसको यूज़ करने के लिए हम कौन सी टेक्निक लगाएं। तो ये हुआ कि अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर्स हैं, इन सेमीकंडक्टर्स को यूज़ किया जाए। तो इस सेमीकंडक्टर में सबसे आपका अच्छा ये कार्बन है। कार्बन से आप कुछ ओम से लेकर के और कई मेगा ओम तक, आप लगभग 100 मेगा ओम तक आप बना सकते हैं। तो आइए, इसीलिए ये हम जानेंगे, अगला ये टॉपिक है मेरा कि कार्बन प्रतिरोध और इसका वर्ड कोड, कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोड, ये क्या होता है। अब हम लोग कार्बन ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये जानना है। उचित प्रतिरोध बनाने के लिए सबसे उचित, उच्च प्रतिरोध बनाने के लिए सबसे उचित आपका अर्धचालक कौन सा है, कार्बन। तो हम कार्बन ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसके मुख्य कारण क्या हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि कमरे के ताप पर कार्बन की प्रतिरोधकता 3.5 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर है। मतलब यदि हम 1 मीटर लंबा लेंगे तो 3.5 इंटू 10⁻⁻5 ओम, ये आपका रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब कि प्रतिरोध कुछ ओम से 100 मेगा ओम तक बनाए जा सकते हैं, कुछ ओम से ले करके और 100 मेगा ओम तक आपके बनाए जा सकते हैं। दूसरा, ये भौतिक रूप से माप में अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और ये काफ़ी सस्ते होते हैं। अब देखिए, जो आपके मार्केट में रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस का एक हम यहाँ नमूना दे रहे हैं और इस पे कुछ कलर बनाए रहते हैं। इसी कलर के हिसाब से ही हम जानते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। इसमें देखिए 4 पट्टियाँ होती हैं, कुछ में 3 ही पट्टियाँ होती हैं। 4 पट्टियाँ जो हैं, इनको यदि हम पहले को A से लिख दें, दूसरे को B से लिख दें, तीसरे को C से लिख दें और चौथी इसको हम D से लिख दें, तो ये क्या प्रदर्शित करता है, उस प्रतिरोध का ये पहला अंक
ए क्या प्रतिरोध का जो प्रतिरोध ओम में व्यक्त किया गया है, इसका ये पहला अंक जो सार्थक अंक होगा उसका ये पहला अंक प्रदर्शित करेगा। बी क्या है, ये ओम का दूसरा सार्थक अंक प्रदर्शित करेगा। और तीसरा जो होगा वो 10 पर घात को व्यक्त करेगा 10 टू द पावर के रूप में। और डी जो है ये सहनशीलता है, उस प्रतिरोध की सहनशीलता कितनी है ये आपकी चौथी पट्टी व्यक्त करती है। और यदि चौथी पट्टी नहीं होती है तो सहनशीलता ±20% हम मानते हैं। और यदि चौथी पट्टी ये गोल्डन है, सुनहरा है, तो ±5%। और यदि सिल्वर है, चांदी के कोड का है, तो ये ±10% होगा। ये इसका सिस्टम है। अब समस्या ये आती है कि इन पट्टियों के कलर का कोड कितना होगा ये हम जाने कैसे। तो इसके लिए एक सरल सा ये तरीका ये मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए कैसे, आप ऐसे इसको BBROYGBVGW ऐसे ये 9 डिजिट लिख लीजिए। ये 9 डिजिट का जो मान है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। यहाँ पहला ये बी ब्लैक बता रहा है, दूसरा बी ये ब्राउन बता रहा है, तीसरा ये आर रेड बता रहा है, ओ ये ऑरेंज, वाई ये येलो, जी ये ग्रीन, बी ये ब्लू, वी ये वायलेट, जी ये ग्रे और डब्लू ये वाइट। इसीलिए जी और बी आपको कई कई बार मिल रहे हैं। अब समस्या इस बात की हुई कि हम इसको याद कैसे रखें। इसको याद रखने का देखिए एक बहुत छोटा सा ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ। BBROY रॉय, गुड बॉय वेरी गुड वाइफ, ये ऐसे याद कर लीजिए। BB रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ, आपको ये लाइन बिल्कुल याद हो जाएगी। और इसका मान आराम से आप जाने रहेंगे कि 0 से लेकर के और 9 तक हमको लिखना है। अब बी ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वाइट वायलेट ग्रे वाइट ये आपका है। अब हम एक एग्जांपल से आपको ये इलस्ट्रेट करना चाह रहे हैं कि अगर कोई इस पर कलर कोड है तो किस तरह से हम उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये आपका येलो है, ए आपका येलो है, बी दूसरी वाली पट्टी आपका वायलेट है और तीसरी वाली पट्टी आपकी ब्लू है और जो चौथी पट्टी है वो आपका गोल्डन है। तो अब आप देखिए ए का मतलब क्या हुआ, येलो। येलो हमको कहाँ मिल रहा है, BB रॉय वाई से येलो, येलो मतलब चौथे पर 0 1 2 3 4 ऐसे आप समझ भी सकते हैं। तो चौथे पर है, ए का मान 4 आ गया। ऐसे वायलेट यहाँ आपको मिल रहा है 7, बी का मान 7 हो गया। और सी ये आपका ब्लू है, ये 10 पर घात को बताएगा, तो ब्लू यहाँ है आपका, ये 6 है तो 10 टू द पावर हमने 6 लिख दिया। डी क्या है, डी इसमें है किस कलर का है, गोल्डन कलर का है और गोल्डन के लिए ±5% तो हमने ±5% लिख दिया। अब जो ये आपको मॉडल दिया गया है इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये पहला अंक 4 लिख दिया, ये दूसरा अंक 7 लिख दिया और ये 10 टू द पावर 6 के रूप में हो गया। तीसरा ये सी हो गया 10 टू द पावर 6 और ±5% ये आपकी सहनशीलता हो गई। तो हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस हमको कितना प्राप्त हुआ, 46 × 10 टू द पावर 6 और सहनशीलता आपका ±5%। इसको हम 47 मेगा ओम भी लिख सकते हैं, 47 मेगा ओम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने जाना कि वैद्युत ऊर्जा क्या है, वैद्युत शक्ति क्या है और कार्बन प्रतिरोध क्या है और कार्बन प्रतिरोधों की कोडिंग क्या होती है और किस तरह से हम इसका प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा और अच्छा सा आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये चैप्टर भी हम अपना कंप्लीट कर रहे हैं, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम किरचॉफ के नियम के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।